नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा एकता का मंत्र दिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए सनातनी संदेश से अखिलेश यादव घबरा गए? सवाल यह भी कि क्या अखिलेश यादव महाकुंभ के निमंत्रण पर सवाल उठाकर सियासत कर रहे या फिर भ्रम फैला रहे? 15 दिन बाद प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ की तैयारी आखिरी दौर में है। इस बीच अपने साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ पर एकता का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों पर फिर से सवाल उठाए। अखिलेश ने महाकुंभ के निमंत्रण देने पर भी योगी सरकार पर हमला बोला। अब सवाल है कि क्या 27 की राह में हिंदू तो बड़ा रोड़ा, तभी अखिलेश यादव को निमंत्रण चुभ गया? क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए अखिलेश महाकुंभ के निमंत्रण पर सवाल उठाकर खास वोट बैंक को साधना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। हमारा प्रयास है हम सभी हिंदू जितने जाति में बटे हैं सब एक हो जाए। महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में है। एक तरफ महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही, दूसरी तरफ विपक्ष तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहा, तो वहीं महाकुंभ को लेकर एकजुट होने का संदेश भी दिया जा रहा। महाकुंभ में लगातार नए नए पोस्टर लग रहे। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है नारे की तर्ज पर अब महाकुंभ में भी अलग अलग नारों के पोस्टर लगाकर हिंदू एकता का संदेश दिया जा रहा। महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे पोस्टर हिंदू एकता का संदेश दे रहे। और आज इस साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एकता का संदेश दिया और कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। अखाड़ा परिषद भी लगातार हिंदुओं को जाति भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश दे रहा। हमारा प्रयास है हम सभी हिंदू जितने जाति में बटे हैं सब एक हो जाए। हमें जाति भेदभाव को मिटाना है। और जो कुछ लोग हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो बहुत दुखी है, लेकिन हमें उनसे कुछ लेना नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है हम सब जाति वाले एक हो जाएं और एक होकर के जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे मंदिरों को मस्जिदें बनाई गई है, हमारे मंदिर का ताजमहल बन गया है, इस सब को वापस लिया जाएगा। वो तभी होगा जब हम सब एक हो जाएंगे। एक तरफ एकता का संदेश दिया जा रहा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी महाकुंभ पर सवाल उठा रही। अखिलेश यादव कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ना तो ब्रिज पूरे बने हैं, ना ही बिजली का काम पूरा हुआ। अखिलेश आरोप लगा रहे कि सरकार ने रियलिटी चेक कराया, लेकिन जिस जगह पर उन्होंने सवाल उठाए वहां का रियलिटी चेक नहीं कराया। इतना ही नहीं, अखिलेश धमकी भरे अंदाज में कुंभ की पोल खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का
वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीएफ पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, पोल खोलने की धमकी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियलिटी चेक की बात कहकर वीडियो भी चला रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति, गृह मंत्री समेत कई नेताओं को निमंत्रण दिया है। साथ ही मंत्रियों को शहर शहर निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पहले जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, अखिलेश यादव अब कुंभ के निमंत्रण देने पर भी सवाल उठाने लग गए। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। अब सवाल है कि क्या हिंदू एकता की बात की जा रही, इसीलिए अखिलेश घबरा गए और महाकुंभ पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है, पहले व्यवस्था पर सवाल और अब निमंत्रण देने को लेकर सवाल उठाकर क्या अखिलेश के निशाने पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या खास वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं और महाकुंभ की आड़ में तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। पवन राव अंबेडकर है, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे करता हूं और सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये हिंदू एकता की बात आते इतनी घबराहट, बेचैनी क्यों होने लगती है? आज मोदी ने भी संदेश दिया कि एक रहो, अखाड़ा परिषद कह रहा है एक रहो, फिर भी इतनी बेचैनी की सवाल पर सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि दिल्ली और लखनऊ का जो कलेश है उसमें अखिलेश जी का नाम लेकर के सोच रहे हैं उसे बच सकते हैं, उसे बच नहीं सकते हैं। महाकुंभ का जो कमीशन का कलेश है, अधिकारियों को कमीशन नहीं मिला है, उसकी वजह से कहीं खंभे दिखाई दे रहे हैं, तार नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीपा दिखाई दे रहा है, पीपे का पुल नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने आपके चैनल पे ये देखा कि बिजली गिरने के रोकने के लिए क्या व्यवस्था करी जाएगी। अब 2 दिन पहले बारिश हुई तो इनको ये समझ में आ गया कि बिजली भी गिर सकती है कुंभ के ऊपर। तो ये तो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के महाकुंभ का। दरअसल असली कलेश कुछ और है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अखिलेश जी का नाम लेकर के ढकना चाहती है। कोई लखनऊ से दिल्ली जाने की तैयारी में लगा हुआ है, कोई दिल्ली से लखनऊ आने की तैयारी में लगा हुआ है, कोई एचएम से पीएम बनने की तैयारी में लगा हुआ है। ये असली कलेश है भारतीय जनता पार्टी। असली कलेश ये है कि आपको न्योते से दिक्कत हो रही है। असली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तो भी दिक्कत हो गई, अब महाकुंभ का न्योता तो भी दिक्कत हो गई। ये न्योते से दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का नाम है। अभी तो निमंत्रण देना तोड़ना होता है। बिल्कुल होता है। हमारे सनातन की संस्कृति में किसी भी धार्मिक आयोजन का न्योता नहीं दिया जाता। अच्छा, इन्विटेशन नहीं दिया जाता है। अच्छा, दे दोगे तो क्या होगा? योगी जी क्या बताना चाहते हैं?
नहीं, इसको क्यों तोड़- नहीं होता भाई? राज्य में नहीं हो रहा है होता भाई, आप महाकुंभ, पूछिए ना। राज्य के मुख्यमंत्री योगी नहीं, नहीं, आदित्यनाथ हैं, तो मुखिया न्योता का देने में आयोजन क्या नहीं दिक्कत है हो भाई? अरे वो मुखिया का आयोजन नहीं है राकेश जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति अच्छा, हैं। गलत है न्योता देना? बिल्कुल गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत है, अच्छा, गैर गलत है। परंपरागत है। अच्छा, गैर ठीक। मैं अभी परंपरागत नहीं, सुन मैं लीजिए। अभी क्लियर कर देता अब हूं। मुझे बताइए नहीं, कि मैं अभी क्लियर कर देता हूं ना, धर्मेंद्र जी रुकिए ना। लास्ट बात, मैं एक लाइन मुझे दीजिए आपको ना। फिर आ जाऊंगा। एक लाइन बोलिए। लीजिए, एक लाइन लीजिए। क्या ये आयोजन प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है? क्या भाई, ये तो वही आयोजन बात है। राष्ट्रपति के लिए हो रहा है? क्या अरे ये तो आयोजन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में सबके लिए आयोजन था, चले गए? नहीं, सबको निमंत्रण क्यों नहीं ठुकरा दिया? ना। मैं सबको आज निमंत्रण तक क्यों नहीं दिया? वो निमंत्रण आप ठुकरा दिया तीन को कि बीजेपी निमंत्रण का देकर क्या इवेंट है। दिखाना चाहते आज हैं? तक नहीं जा पाए भाई, जून के तीन बाद का निमंत्रण साल देकर आप क्या खत्म होने दिखाना को है। चाहते हैं? अखिलेश बांटने वाली यादव बात फिर आ अयोध्या गई। चले गए, राम मंदिर नहीं जा पाए। मैं फिर कह रहा हूं, फिर आपके बांटने वाली बात आ सांसद गई नहीं ना। पहुंच पाए, 40 किलोमीटर की दूरी पर घर है। परंपराओं को सुनिए ना, तोड़ना, मैं परंपराओं को तोड़ना अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी अरे का धर्मेंद्र यादव, कानून है। धर्मेंद्र यादव सुनिए, वो पॉलिटिकल जवाब मैं लूंगा प्रदीप भंडारी से, लेकिन चूंकि आपने परंपरा की बात कही है, 30 सेकंड दीजिएगा प्रदीप भंडारी। मेरे साथ यहां पर आचार्य शैलेश जी हैं, और मुझे हिंदू धर्म की परंपरा जाननी होगी तो ना मैं धर्मेंद्र यादव आपसे जानूंगा, ना मैं प्रदीप भंडारी से जानूंगा, ना मैं खुद अपना बताऊंगा, मैं धर्माचार्य से पूछूंगा। तो आप बताइए आचार्य शैलेश जी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य के मुखिया हैं, महाकुंभ का निमंत्रण बांटना गैर परंपरागत है, हिंदू धर्म के खिलाफ है? आप क्या कहते हैं, बताइए। धन्यवाद राकेश जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। योगी आदित्यनाथ जी जहां एक तरफ एक बहुत बड़े धर्म संस्था का मुखिया हैं, धर्माचार्य हैं, संत हैं, और दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इन दोनों ही मुद्दों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे धर्माचार्य हो, जब किसी राज्य में कोई बड़ा धार्मिक उत्सव होता है तो उस राज्य का मुखिया अलग अलग राजनेताओं को, अपने देश के बड़े जो प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उन सबको निमंत्रित करते हैं। और साथ ही साथ मतलब परंपरा के उलट नहीं है, हिंदू धर्म के उलट नहीं है ना? बिल्कुल हिंदू धर्म के उलट नहीं है। और साथ साथ मुझे इतना ही जानना था, मैं फिर दोबारा आता हूं। साधु संत भी निमंत्रण देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें यज्ञ, अनुष्ठान, जप, पाठ, ठीक है, स्नान, नहीं, सब बिल्कुल कुछ ठीक होता बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब भंडारी जी देखिए, यहां तो हमने क्लियर कर लिया, और आचार्य ही बताएंगे कि हिंदू धर्म के उलट है कि परंपरा के खिलाफ है। अब यहां तो धर्मेंद्र यादव की बात गलत हो गई, ये तो कह रहे हैं ठीक है परंपरागत, फिर भी निमंत्रण से दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को। राकेश जी, आपका देश का नंबर 1 शो है, और मैं पहले आचार्य जी को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमारे हिंदू धर्म गुरुओं के प्रति हमेशा से सम्मान रखता हूं। धर्मेंद्र यादव जी नहीं रखते। आचार्य जी, मेरा आपको प्रणाम। देखिए, मैं कहता हूं राकेश जी, ये बिहारी लाल यादव ने, आपको याद है क्या कहा था? बिहारी लाल यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिन्होंने टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट करा था किस तरीके से बिहारी लाल यादव कह रहे हैं कि भाई कुंभ मेले 2025 में फिजूल की खर्ची हो रही है। मतलब यहां पे ये लोग 2016 में राम नाईक गवर्नर थे, अखिलेश यादव जाके इफ्तार का न्योता देते थे गवर्नर को, उनके लिए ठीक है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ का न्योता अगर देश के अलग अलग गणमान्य व्यक्तियों को दे रहे तो इनको चिढ़ मच रही है, क्योंकि इनके मन में तो तुष्टीकरण बढ़ा हुआ है। तभी 2 साल तक, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के 1 साल हो चुके हैं, दर्शन नहीं करने गए, क्योंकि इनको हिंदुओं से चिढ़ रहती है। तभी कार सेवकों पर इन्होंने गोली चलाई थी। अब इनके वक्त क्या स्थिति थी? इन्होंने हिंदुओं से नफरत करने वाले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत करने वाले आजम खान को महाकुंभ का संयोजक बनाया था, जिसके वक्त में 11 फरवरी 2013 को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ था। तो इनको चिढ़ यही है कि ना घोटाला हो रहा है, 40 देशों से लोग आने वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है, और इसके अंदर ये लोग तुष्टीकरण की अपनी दुकान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करते हैं। यही इनकी सच्चाई है। मैं इनको भी न्योता देता हूं, आइए महाकुंभ में थोड़ा शुद्धिकरण करिए, क्या पता कुछ विचार के अंदर से हिंदू नफरत चली जाए। ठीक, बोलिए धर्मेंद्र यादव। भंडारी साहब, आजम जी शहरी विकास मंत्री थे, इस वजह से उस आयोजन के मुखिया थे वो। आपके यहाँ तो ना कोई मुखिया है, आपके योगी आदित्यनाथ जी आयोजन कराएंगे, वही अधिकारी लगवाएंगे, अधिकारियों को कमीशन देंगे। इसी वजह से आज तैयारी की हालत ये है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। और अब ले देके 13-14 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। अब सीएजी की रिपोर्ट की बात बता देता हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए,
2019 के सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसको मत दिखाइए। 2019 के सीएजी की रिपोर्ट में आपने ट्रैक्टर खरीदा और वो भी बाइक के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया। आपने जेसीबी मशीन खरीदी, उसका बैटरी रिक्शा के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया। 2700 करोड़ रुपए का हिसाब जो आपने नहीं दिया, उस पर सीएजी की रिपोर्ट आई और भारी घूसखोरी 2019 के महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया गया। उससे पर्दा डालने के लिए आप दूसरी बात करते हो, उसके इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, तीसरी बात, रुकिए, अरे पहले सुनिए तो पहले, ठीक है, अरे आप सुन लीजिए पहले, ठीक है। प्रदीप भंडारी जी आ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव आप ही के पास हो, एक सवाल सुन लीजिए। प्रदीप जी समय दीजिए। अब धर्मेंद्र यादव आप बताइए, जस्ट कैग रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं, आप अपना भी हवाला दीजिए 2019 वाला, लेकिन फिर 2013 वाला आप भूल क्यों जाते हैं, जिसमें कैग रिपोर्ट कहती है कि 60% तैयारियां आपकी अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्य में से 81 बिना तकनीकी जांच के पूरे हुए थे। कलम ने इसी पर चर्चा की थी। और आपको पता है धर्मेंद्र यादव, कल आप नहीं थे, कल आपकी पार्टी से दूसरे प्रवक्ता थे। जनता क्या बोल रही है आप कहेंगे तो सुनवा दूंगा, हालांकि कल सुनवाया था इसलिए आज नहीं सुनवा रहा हूं। इस बार महाकुंभ में इंटरनेशनल लेवल की तैयारी हो रही है। सपा के समय का महाकुंभ अव्यवस्था का उदाहरण, ये मैं कोट कर रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये वहां की जनता को और हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की है। बोलिए। इंटरनेशनल लेवल की तैयारी हो रही है। 13 दिन बचे हैं, पीपे का पुल बना नहीं है, खंबा है, बिजली का तार नहीं है, पुलिस मुख्यालय भी मेला उसमें बना नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। और उसके बाद बिजली गिरे उसको रोकने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। अरे भाई, एक तो जो मैं आपको बता दूं, जो बिजली वाली बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रही हैं कि किस तरीके से वो बिजली गिरने से प्रूफ बना दिया जाए। सुन लीजिए, 2019 का जो कैग रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि डीपीआर के बिना मतलब आवंटन होना था, उससे ज्यादा आवंटन करा लिया। धर्मेंद्र जी, मैं क्या कह रहा हूं आयोजन में, सर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप इनके समय के कुंभ पर सवाल उठाइए, बहुत अच्छी बात है। 2013 वाला भी तो जवाब दीजिए भैया। इन्होंने तो 2013 वाला जो कुंभ में जो आप जो बता रहे हैं, प्रदीप जी 30 सेकंड 2013 के बाद इनकी सरकार आई, क्यों जांच कराई मुझे नहीं, तो उसकी भी तो कैग रिपोर्ट की बात करिए कि 13 की बात नहीं करेंगे, 19 की बात करेंगे। वो कहेंगे हम 19 की बात नहीं करेंगे और 13 की बात करेंगे। 13 की भी जांच करा लेते, 19 की भी जांच करा लेते, पता चल जाता क्या हुआ। अभी जो 2024 का आयोजन है उसमें 141 करोड़ रुपया लगभग एक दिन का खर्चा है। अब उसका नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से ज्यादा हो गया। 141 आपके हिसाब से कम खर्चा होना चाहिए। बात कम की नहीं है, फिर बात पैसा लगना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से कम खर्चा होना चाहिए, ज्यादा हो रहा है, फिजूल खर्ची लग रही है आपको। फिजूल नहीं लग रही है, 141 करोड़ रुपया तो आपने कैसे तय कर लिया? अरे धर्मेंद्र यादव, आपने कैसे तय कर लिया? तो तय करिए ना भाई। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, पीपे का पुल क्यों नहीं बना? 40% पीपे के पुल नहीं बने हैं। आप मुझे बता दीजिए, 1 साल से तैयारी चल रही है, आने वाले 3 दिन में कितना पुल बना? ठीक है, रुकिए, बोलिए प्रदीप। पुलिस मुख्यालय क्यों नहीं बना? हाँ ठीक है, अरे रुक जाइए, जवाब लीजिए, बोलिए प्रदीप भंडारी। मैं कह रहा हूं कि ये बताएं कि भाई 2000 जब 12-13 के अंदर आजम खान को इनने इंचार्ज बनाया था, मेला मंत्री करके पोस्ट करी थी, इनके लिए महाकुंभ मेला था। जाके देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये महाकुंभ जो हम हिंदुओं के पावन पर्व है, जो हमारी आस्था से जुड़ा है, इसको ये मेला मंत्री के रूप में पोस्ट देते थे। और इसमें भी सुनिए, इन्होंने जौहर के कार्यक्रम रामपुर के अंदर महाकुंभ के फंड्स को डाइवर्ट कर दिया था। कैसी बातें कर रहे हैं? अब हम बताते हैं, हमारे तरफ 40 देशों से लोग आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं, 250 फ्लाइट चलने वाली है, 7000 बस चलने वाली है, 20 लाख गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करी है, 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। गूगल मैप के जरिए कोई महाकुंभ के अंदर लापता नहीं हो सकता है। एआई चैटबॉट के जरिए 11 भाषाओं में जवाब मिलने वाला है। 4 लाख सिक्योरिटी है। समझे आप मेरी बात? आप हमारे महाकुंभ को मेला कह के सम्मान नहीं कर सकते। और जवाब दीजिए कि आजम खान जब मुख्यमंत्री थे तो क्यों आपने 4 लाख महाकुंभ के फंड को रामपुर के अंदर जौहर कार्यक्रम के अंदर डाइवर्ट किया था? नहीं, जवाब दीजिए ना, लेकिन कोई जवाब दीजिए। महाकुंभ के वक्त में आपने महाकुंभ के फंड को जौहर कार्यक्रम में रामपुर में क्यों डाइवर्ट किया? नहीं जवाब देंगे, नहीं देंगे ना, क्योंकि आपका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। अरे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे आपके आजम खान जैसा कोई भ्रष्टाचार कर सकता है, ना इधर से उधर फंड कर सकता है। आचार्य शैलेश तिवारी से पूछिए, आज देश का हर संगठन जो है वो महाकुंभ में आने के लिए तत्पर है। बात करने लगे वहाँ पे। अरे आप किसी के सगे नहीं है। जो लोग कार सेवकों पे गोली चलाए, जो लोग अभी तक प्रभु के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, जो लोग राम मंदिर को नाच गाना का इवेंट कहते हैं, वो क्या बोलेंगे? पूरी नहीं हो रही, समय रहते हैं, बताइए। अरे पूरी तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव को नहीं समझ में आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ अरे तैयारियां समझ में आपको आती है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इफ्तार की तैयारियां समझ में आती है। ठीक है सर, आप लोग को आप रुकिए, लोगों से रुकिए, नफरत करते हैं, आपका रुकिए ना विरोध है, प्लीज। इसीलिए अयोध्या में आपको लूट लिया, आप सिर्फ और अयोध्या सिर्फ जा नहीं पाए धर्मेंद्र यादव। जो समझ में आएगी ना वो इफ्तार निमंत्रण की ठुकरा समझ में दिए कि बीजेपी का इवेंट है। जून के बाद कितना समय गुजर गया, 24 गया, 25 आ रहा है। आप अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर तक नहीं जा पाए। रामपथ, ठीक है सर। अरे भाई यहाँ बैठकर ज्ञान तब दीजिए जब आप जाइए पहले। तथ्य है, नहीं तथ्य है ना, तो ठीक है, तो आप जाइए ना फिर। अरे सुनिए तो सही, चलिए, रामपथ मैं 850 करोड़ रुपए में बना, हाँ। 11 किलोमीटर का रामपथ, ठीक। पहली बारिश में 22 गड्ढे हो गए। ठीक। वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, किस अधिकारी ने हाँ, तो लिया? सवाल ये उठाइए। लूट किसकी है? मैं सवाल उठाने से कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, सवाल उठाइए लेकिन जाइए भी ना। अरे बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं, भंडारी जी तो बताइए। जाइए भी ना। नहीं जाएंगे। पवन राव अम्बेडकर जी रुकिए, पवन भाई संतों के ऊपर लाठीचार्ज कराया था आपने। ठीक है। ये देखिए प्रदीप जी आ रहा हूं। हमारे संतों के वक्त आप लूटो जाके जनता को। ठीक आप है, जनता अरे को रुकिए ना भाई, लूटो रुकिए। इसमें। पवन राव अम्बेडकर जी, अब कोई न्योते पर सवाल उठा दे, कोई कह दे कि भाई ये एकता वाली बात दूसरे तरीके से ही तो गड़बड़ है, तो ये जो ऑब्जेक्शंस हैं अखिलेश यादव के, वो आपको पॉलिटिकल लग रहे हैं या फिर उनको वाकई महाकुंभ की चिंता हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। दरअसल क्या है कि अखिलेश साहब को जो कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। विषय प्रशासनिक नहीं होना चाहिए। अब मैं मुख्य विषय पर इसलिए दोनों को जोड़ना चाह रहा हूं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने बहुत ही बेहतर जो है अपनी बात को रखा, और उनके दो महत्वपूर्ण संदेश मैं बहुत ही आपके सामने रख करके अखिलेश यादव जी को जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने दो बातें कही कि कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा विषय इन्होंने कहा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को साथ लेकर वापस आएं, और एक महत्वपूर्ण विषय, हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का भी संकल्प लें। और एक नारा उन्होंने दिया, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। जब हम ये सारे लाइनें और ये सारे वक्तव्य को सुनते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये यथार्थ में संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि इस देश में जो बंटवारा है वो गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर है। जब हम ये कहते हैं महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश, तो भारतीय संविधान के आधार पर यह देश तो एक है, लेकिन इस देश में धार्मिक व्यवस्था के आधार पर यह टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको एकता के सूत्र में बांधा तभी जा सकता है जब इस देश से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की समाप्ति की जाए। इससे पहले इस देश में एकता की बात करना अपने आप में मिथ्या है। एक विषय और कहूंगा, नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि यह भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अगर इस देश में मनुस्मृति, जिसे रामभद्राचार्य साहब ने जो है समर्थन किया है, अगर इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाती या लागू होती तो आज प्रधानमंत्री साहब इस देश के प्रधानमंत्री साहब नहीं होते। इस बात को भी मानना चाहिए। आप कह रहे हैं। और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री साहब ने कहा। आज जो मैं यहाँ पर हूं, संविधान मनुस्मृति का नाम लिया है प्रधानमंत्री ने। रामभद्राचार्य साहब जो कह रहे हैं कि देश में संविधान हमारा मनुस्मृति है, आप AIMIM के नेता हैं, हिंदू समाज में विद्रोह पैदा करके जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं, अंग्रेजी नीति पर जो चल रहे हैं उससे रुकने की जरूरत है। जब तक आप अंग्रेजी नीति से नहीं अलग होंगे, देश में विकास नहीं होगा। आप हिंदुओं को बार बार तोड़ने का काम करते हैं, कभी हिंदुओं को, दलितों को अलग करने की बात करते हैं, कभी यादवों की अलग की बात करते हैं, कभी ब्राह्मणवाद पर कटाक्ष करते हैं। यह सनातन धर्म को तोड़ने की बात है, यह भारतवर्ष को तोड़ने की बात है। एक मिनट आचार्य जी एक मिनट। पवन भाई सुनिए, पवन भाई सुनिए, एक सवाल सुनिए, उसका जवाब दे लीजिए। आपने मनुस्मृति की चर्चा छेड़ी ना सर, आपने कोई नया कानून आया हो, किसी हिंदू ने यह कहकर विरोध किया हो कि यह हमारी मनुस्मृति के खिलाफ है या हम इसको नहीं मानेंगे, संविधान के ऊपर मनुस्मृति को रख दिया जाए, तो मुझे कोट करिए। और आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप आते हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं, CAA आ जाए, ट्रिपल तलाक आ जाए, भाई हमारी शरीयत में दखल है, ये हमारे पर्सनल लॉ में दखल है, ये इस हिसाब से नहीं चलेगा। राकेश साहब, क्या होता है ना
कि अभी परसों ही रामभद्राचार्य साहब ने मनुस्मृति के विधानों का समर्थन किया। अरे उन्होंने भाई, कहा कि जिस अरे तरह भाई, से मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं पवन भाई। समर्थन करता हूं पवन भाई, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा समर्थन हूं। करता हूं। रामभद्राचार्य जी ने समर्थन किया होगा मनुस्मृति का, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कभी यह कहा गया कि संविधान के ऊपर मनुस्मृति को रख दिया जाए और मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा, संविधान को नहीं मानेंगे। लेकिन आपकी पार्टी बार बार कोई आ जाए तो कहते हैं कि भाई हमारे शरीयत में दखल हो गया, ये इस्लामिक पर्सनल लॉ में दखल हो गया। ये बात होती है कि नहीं होती है? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप करें तो ठीक है, किसी और ने नहीं भी कहा तो आप उस पर आरोप लगाने लगे। मनुस्मृति का समर्थन मैं भी करता हूं, लेकिन मैं संविधान के द्वारा चलता हूं, संविधान के खिलाफ नहीं काम करता। पवन भाई को जवाब देने दीजिए। बोलिए बोलिए पवन भाई, बोलिए। राकेश साहब, मैं इस देश की व्यवस्था को बता रहा हूं। कुंभ के विषय में बात हो रही, इसलिए मैं कुंभ के विषय पर ही बात कर रहा हूं। जब हम कुंभ में एकता की बात करते हैं, कुंभ में उन सभी लोगों को समाहित करते हैं जो इस देश की विभाजनकारी शक्तियों के शिकार रहे हैं। मैं आपको 13 नाम बताता हूं, 13 अखाड़े हैं, जिसमें से जो प्रथम अखाड़ा है और अन्य भी अखाड़े हैं, जिसमें से अटल अखाड़ा है और अग्नि अखाड़ा है। क्या अटल अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा इस देश की एकता को मजबूत करने का काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। मैं यही कुंभ के विषय में आपको तो आपकी पार्टी से सर्टिफिकेट लिया जाएगा निर्मोही कि महाकुंभ में कौन सा अखाड़ा जाए, नहीं अखाड़ा जाए, ये आप तय करेंगे? अखाड़े के बारे में आपको क्या पता है? देखिए, या तो आप कुंभ पर बात कर लीजिए या पार्टी पर। नहीं, मैं कुंभ पर ही बात करना चाह रहा था। आप मनुस्मृति तक चले गए और फिर जब मैंने आपको आईना दिखाया तो कह रहे हैं छोड़िए मनुस्मृति, हम आकर कुंभ पर बात कर लेते हैं। फिर आप अखाड़े पर उठ कर चले गए। तो भंडारी जी, ये अब एमआईएम पार्टी के हेडक्वार्टर से एक सर्टिफिकेशन लेना होगा कि महाकुंभ में कौन कौन से अखाड़े जाए, कौन कौन से अखाड़े न जाए। ये पवन भाई तय करेंगे, उनकी पार्टी तय करेंगे। कुंभ की मैं बात करूंगा। राकेश जी, ये रजाकार की पार्टी अब बताएगी कि महाकुंभ के अंदर कौन सा अखाड़ा रहेगा, या तो कौन सा कुंभ पे बात कर लीजिए या ये पार्टी पर रजाकारों बात कर की पार्टी लीजिए। बताएगी क्या? ये जो रजाकार जो हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं चाह रहे थे, वो बताएंगे महाकुंभ में कौन होगा। अब याकूब मेनन को आतंकवादी ना कहने वाली पार्टी बताएगी कि महाकुंभ में कौन सा अखाड़ा वो कौन सा नहीं होगा। अम्बेडकर साहब, मैं कह रहा हूँ पवन जी, अपनी पार्टी के अंदर की बातें करिए। 15 करोड़ 100 करोड़ वाली बातें जो है ना, आपकी पूरी देश जानता है किस तरीके से करिए। जाति व्यवस्था को समाप्त जब तक नहीं करेंगे तब ये तक देश की एकता में रजाकारों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पवन जी, ये एकता तब आएगी जो भारत विरोधी है, उनके खिलाफ जब 140 करोड़ देशवासी साथ में रहो तब एकता आएगी। आपके ये रजाकारों के साथ में एकता नहीं आने वाली। अरे रजाकारों को छोड़िए, कुंभ पर। अरे आपकी पार्टी रजाकारों के बेस पे बनी है, आपकी पार्टी रजाकारों के बेस पे बनी है, आपकी पार्टी कम्युनल पार्टी है, और आप जाके हमारे महाकुंभ के ऊपर सवाल उठाएंगे। आप कुंभ पे बात करें। अरे हम महाकुंभ की बात करेंगे। महाकुंभ कोई मैटर ऑफ डिबेट नहीं है, महाकुंभ कोई मैटर ऑफ स्पेकुलेशन नहीं है। ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ राकेश जी, 2013 में एक और डेटा सुनिए, 25 करोड़ का 25 करोड़ का सब स्टैंडर्ड काम करा था समाजवादी पार्टी ने। 11 करोड़ का इम्प्रॉपर टेंडर लागू किया था। 60% एम्बुलेंस में शॉर्टेज हुई थी समाजवादी पार्टी के वक्त में। 77% फायर एक्सटिंग्विशर्स की शॉर्टेज हुई थी। धर्मेंद्र यादव, ठीक है, गंगा मैया में जाना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। नहीं, एक बात तो ठीक है प्रदीप भंडारी, आपको एक बात से सहमत होना चाहिए। अच्छा ठीक है पवन भाई, मैं समझ गया। प्रदीप भंडारी, आपको एक बात से सहमत होना चाहिए कि पवन भाई तमाम बातों के बावजूद, अखाड़ों पर सवाल उठाने के बावजूद, मनुस्मृति की चर्चा छेड़कर फिर उससे हटने के बावजूद, एक बात तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने गलत सवाल उठा लिया। इस पर तो आपको कम से कम सहमत होना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र यादव, जो प्रदीप भंडारी ने जो गिनवाई बातें, उनका आप जवाब दीजिए, इशारा भी कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल है, हरियाणा का जो नतीजा आया, महाराष्ट्र का जो नतीजा आया और उपचुनाव का जो नतीजा आया, तो ये डर लग रहा है, ये बेचैनी है कि महाकुंभ उसमें आयोजन है, हिंदुओं का बड़ा आयोजन है, साधु संत उतर गए हैं, पोस्टर लग रहे हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। तो ये लग रहा है कि जब साधु संत समाज खुद हिंदू एकता पर आ गया है और जातियों में नहीं बटा, तो भाई क्या होगा 27 में? मिशन 27 पर खतरा है, इसलिए ये सब सवाल है। राकेश जी, प्रदीप भाई को ये जानकारी नहीं है कि 2700 करोड़ रुपए का 2019 का हिसाब आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे उसके अंदर जिसमें डीपीआर भी नहीं बनी थी, उसका पैसा एलोकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया था। अब सुनो तो सही भैया, बीच में क्या बोलते हो? अरे सुन लो पहले, अब सुन लो ना पहले, अब सुन लो पहले, बोलिए, अब सुन लो। 2700 करोड़ रुपया जो आपने लिया था 2019 का,
कैग ने बताया कि आपने गलत तरीके से डीपीआर नहीं फाइनल किया, आपको पता नहीं था कितना पैसा लगना है, और गलत तरीके से प्रोजेक्शन करके उस प्रोजेक्ट में आपने ज्यादा पैसा लिया, वो पैसा कहां चला गया उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और इस बार जो 6,500 करोड़ रुपया लग रहा है, एक दिन का 141 करोड़ रुपया लग रहा है। बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल रही है टेंट लगाने के लिए आज भी, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। प्रदीप भंडारी मैं आपको समय देता हूं, रुक जाइए। आपने कहा ना बहुत सारे अखाड़े जिनको जमीन नहीं मिली, नाम लीजिए 2 अखाड़ों का। नहीं 2 अखाड़ों नाम नहीं, सुन लीजिए नाम बताइए ना। अरे बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं, बहुत सारे अखाड़े नाम लीजिए भाई, हम खबर चलाएंगे। बहुत सारे अखाड़े, सुन लीजिए पहले, सपा का आरोप है कि इस अखाड़े को जमीन नहीं मिल रही है, हम भी चेक करवाएंगे। पहले नाम बताइए ना। नाम बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल रही टेंट लगाने के लिए। अरे नाम बता दूंगा मैं, आपको मैसेज कर दूंगा, नाम मैसेज कर दूंगा, आप सुन लीजिए, नाम मैसेज कर दूंगा। आचार्य जी रुकिए, मतलब नहीं पता आपको, नाम नहीं पता है। नाम मैं बता दूंगा ना, मैंने न्यूज देखी थी आपके चैनल पे। अब हमने कहा दिखाया? नहीं आपने नहीं दिखाया, मेरा चैनल कोड मत करिए, हमने नहीं दिखाया, हमने ये खबर नहीं दिखाया, तो आप दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट निकालिए। न्यूज का मतलब आपके चैनल थोड़ा पूरा देश का न्यूज है। अरे तो आपने कहा ना आपके न्यूज चैनल पर देखा, पूरा देश अभी आपने कहा आपके न्यूज चैनल पर देखा भाई, आपने अरे फिर आपने सुनिए पहले, अरे आपने कहा आपके न्यूज चैनल पर देखा भाई, पूरे देश का न्यूज चैनल चलता है, मैंने देखा कि बहुत सारे जमीन नहीं मिल रही है, टेंट नहीं मिल रहा है। किस अखाड़े का नाम बताइए ना सर, मैं चला दूंगा अभी, अरे ब्रेकिंग चला दूंगा, मैं बता दूंगा भाई, कमिट कर रहा हूं, ब्रेकिंग चला दूंगा आपको, बता नाम किस अखाड़े को? आपको बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल रही है, इनको नहीं, चलिए जनता समझ गई। अब सुनिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप ही के पास सुन लीजिए ना, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, 30 सेकंड में 2 हिस्सा देता हूं, और मैं काउंटडाउन यहां पर ऑन कर रहा हूं। 30 सेकंड आपको बोलना होगा 2013 का रिपोर्ट। रुक जाइए भाई, रुकिए, एक बात मेरी रहेगी उसे पूरा करूंगा। मैं वो भी दे दूंगा सर, मैं वो भी दे दूंगा। आप 30 सेकंड बोलेंगे 2013 का एग रिपोर्ट पर, और 2019 के एग रिपोर्ट पर भी 30 सेकंड। उसके बाद जो आपको बोलना होगा बोलिएगा, पहले 2013, चलिए बोलिए। अगर ये कैग का दावा है कि 2013 में कोई अनियमितता हुई है, उसके बाद जो सरकार आई उस पर जांच क्यों नहीं कराया और कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? 2019 की जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2700 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, 24 ट्रैक्टर उसके खरीदे गए थे मिट्टी को लेवल करने के लिए, जेसीबी खरीदी गई थी, और उनका रजिस्ट्रेशन स्कूटर, बाइक और बैटरी रिक्शा पर था। ये भारतीय जनता पार्टी की असली लूट थी। 10 सेकंड बोला, रुकिए सुनिए, अब बोलने दीजिए, नहीं बोलने दे रहा हूं ना, मैं क्यों बीच में है कि 30 सेकंड आपको कहा था कि आप 2013 के रिपोर्ट पर बोलिए, आपने उसको झुठला दिया कि भाई रिपोर्ट पर जांच क्यों नहीं कराई। सुन लीजिए 2013 कैग रिपोर्ट पर जांच क्यों नहीं हुई इसलिए कहकर आप उसको खारिज कर दे रहे हैं। बिल्कुल, आज 2019 की कैग रिपोर्ट को आप सही मान रहे हैं, तो सर या तो दोनों कैग रिपोर्ट को सही मान लीजिए, और या तो दोनों को सही मत मानिए। कोई एक ही बात हो सकती है? नहीं, कैसे एक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? कैग ने रिपोर्ट मैंने 2013 की कैग ने रिपोर्ट दे दी, 2013 भी कैग ने दी थी भाई, कैग ने रिपोर्ट दे दी, जांच 2013 ने भी दी थी, 2019 की जांच हो गई है। जांच क्यों कौन करेगा? 2019 की जांच हो गई है, 2019 की जांच हो गई है, डबल इंजन की सरकार जांच क्यों नहीं कर रही? की जांच हो गई है, जांच करो, क्यों नहीं जांच कर रही बताइए ना मुझे। अरे तो जब नहीं जांच तो दोनों की क्यों नहीं जांच हो रही है? मत मानिए दोनों को, नहीं जांच हो रही है। अरे मैं तो कह रहा हूं दोनों को मत मानिए भाई, क्यों नहीं जांच हो रही बताइए ना। मैं तो कह रहा हूं दोनों को मत मानिए, फिर नहीं दोनों की जांच हो। मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा आपसे, मैं दोनों की जांच की बात कर रहा हूं, दोनों की बात जांच क्यों नहीं हो रही है? अब मेरी लास्ट बात आने दीजिए। एनजीटी ने केस थोड़ा कम है, जनता समझ गई होगी। आचार्य शैलेश जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं सर, और ये जो सवाल है कि आपको लग रहा है ठीक है, अपनी बात कहकर एक मंत्र और फिर शंख बजाकर हम समापन करेंगे आज। क्या है प्रश्न आपका? ये जो सियासत हो रही है ये आपको लगता है ठीक है हिंदू धर्म के लिए? देखिए, यह जो सियासत है बिल्कुल हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। महाकुंभ एक ऐसा महोत्सव है जो पूरे विश्व को अपने आप में समेट लेता है। पूरे विश्व के सनातनी महाकुंभ में आकर के स्नान करते हैं और वह पुण्य के भागी बनते हैं। ऐसे में अगर कोई विपक्षी पार्टी किसी प्रकार का प्रश्न करके एक शंखवादन हो जाए महाराज जी, एक शंखवादन हो जाए स्टूडियो से, पैदा करते हैं, क्योंकि महाकुंभ की बात पुराने साल का समापन भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये कहते हुए धर्मेंद्र जी सर सवाल उठाइए, विपक्ष सवाल ही उठाने के लिए होता है, लेकिन सवालों से फिर सबका बहुत बहुत शुक्रिया।